नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही एसएससी का नोटिफिकेशन आता है मैं आप सबके बीच फिर से समय निकाल कर उपस्थित होऊंगा और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। हालांकि बता दूं कि इस बीच आप सब लोगों का मुझे बहुत सारा मैसेज यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कॉल पर और बहुत सारे मीडियम से मिला और लोगों ने कहा कि भैया आप कहाँ हैं, जल्दी आइए, प्लीज़ आइए। तो मैं आज सबके बीच उपस्थित हूँ, आपके लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इस बार भी आपके एसएससी जो जीएचटी है इसका प्रॉपर ढंग से आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। अपनी पूरी हर संभव तरीके से मैं आपकी सहायता करूंगा। तो मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो खास विषय मैं लेकर आया हूं क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किए हैं, थोड़े से चेंज किए हैं और मुझे लगता है कि फॉर्म भरने के पहले, इसको अप्लाई करने के पहले आपको ये सारी बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। तो कुछ बातें जो मुझे बहुत बुरी लगी और मुझे लगा कि एसएससी ने कैंडिडेट के साथ धोखा किया है। तो सबसे पहली बात जो मुद्दा है जो मुझे लगा कि एसएससी ने गलत किया है वो ये कि ये साल 2022 है और पिछले साल 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो था 2022 का नोटिफिकेशन। मतलब कि उस नोटिफिकेशन का अगर आप हेडिंग देखेंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2020 यानी कि पिछले साल 2021 जून जुलाई के महीने में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें एसएससी ने जो नोटिफाई किया वो 2020 का था। और इस साल जो नोटिफिकेशन जो 2 दिनों पहले जो जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन साल 2022 का है। तो 2021 का नोटिफिकेशन कहां गया? एसएससी ने 2021 का नोटिफिकेशन गायब कर दिया। कैंडिडेट के साथ एक बड़ा धोखा किया कि साल 2021 की वैकेंसी को पूरी तरह से वैनिस्ड कर दिया गया है और सीधे 2022 की वैकेंसी लाई गई है। तो ये मुझे बेहद दुखद लगा कि इतनी बेरोजगारी के दौर में एसएससी इतना बड़ा धोखा कर रही है, पहली बात। खैर, दूसरी बात जो आपको जाननी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है कि एसएससी ने अपने इस फॉर्म में भी बदलाव किया है। क्या फॉर्म में बदलाव किया है कि अगर एसएससी इस 2022 के नोटिफिकेशन को ही ला रही थी तो क्यों नहीं उन्होंने जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट को 1/1/2023 रखा, 1/1/2023 क्यों नहीं रखा, बल्कि इसके बदले उन्होंने जो डेट रखा है वो है क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म यानी कि 4 अगस्त 2022, 4 अगस्त 2022। अगर क्लोजिंग डेट को 1/1/2023 रखा जाता तो शायद कुछ कैंडिडेट जो इस साल के कैंडिडेट हैं, जो प्रिपेयर हो रहे हैं, जो अपना पीएचडी एग्जाम दे रहे हैं या जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल पाता। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो इस साल के कैंडिडेट हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या ये पूरी तरह से नुकसान है? नहीं दोस्तों, ये एक फायदा भी है। किस रूप में फायदा है मैं जरा आपको इसको जरा सा एक्सप्लेन करूं कि इस 4 अगस्त 2022 का अगर नोटिफिकेशन आ रहा है इससे कैंडिडेट को क्या फायदा होने वाला है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो फायदा ये होने वाला है, जो सबसे पहला ये है कि क्योंकि 2021 की वैकेंसी को एसएससी ने बिल्कुल पूरी तरह से गायब कर दिया और सीधे 2022 का नोटिफिकेशन निकाला है, तो इसका मतलब साल 2021 की कैलकुलेटेड वैकेंसी, क्योंकि 2021 पूरी तरह से गायब हो गया, सीधे 2020 के बाद 21 गायब और 22 आ रही है, तो 2021 और 2022 की वैकेंसी को मर्ज किया जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ सीट्स जो आपके लिए आने वाली है उसकी संख्या अधिक होगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाली है वो अधिक होगी। मिनिमम 300 प्लस तो होनी ही है। अगर संभावनाएं सब कुछ ठीक ठाक रही तो हो सकता है ये 400 प्लस भी जाए, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि साल 2020 की जो वैकेंसी थी
फाइनल जो टेंटेटिव वैकेंसी की जो लिस्ट आई थी और जो फाइनल वैकेंसी आई थी उसे रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। लास्ट मोमेंट पर बहुत सारी वैकेंसी को एसएससी ने विड्रॉ कर लिया था। तो वो सारे विड्रॉल वैकेंसी भी इसी बार के फॉर्म में ऐड होने वाले हैं। तो आप ठीक ठाक अगर अनुमान लगाएं तो ये बहुत अच्छी संख्या में आपके लिए वैकेंसी इस बार आने वाली है। तो बिल्कुल कमर कस ले और तैयार हो जाए कि अगर आप अच्छा बेहतर ढंग से अगर प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी ढंग से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो संभावनाएं हैं कि आप इस बार एसएससी के दावेदार होंगे। तो तैयार हो जाइए। दूसरी बात जो मैंने कहा कि बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें ऐड हो रही है, तो बैकलॉग वैकेंसी ऐड और ये दोनों का कॉम्बो जो है आपकी संख्या को बढ़ाने वाला है। तो इसके लिए बिल्कुल जो है ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ओके, कुछ और बातें जो कि जो मैंने इस बार के नोटिफिकेशन में खास तौर पर महसूस किया कि पहले एसएससी आपको फॉर्म भरने के लिए मिनिमम 1 मंथ का समय देती थी, 1 महीने का समय देती थी। लेकिन एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बदलाव लाते हुए पिछले कुछ दिनों में जो लगातार वो बदलाव ला रही है, उसका ये बड़ा बदलाव ये है कि अब आपके फॉर्म भरने के ड्यूरेशन को 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। तो आखिरी डेट का इंतजार ना करें और बिल्कुल तैयार हो जाए और इमीडिएट फॉर्म भरें। बिल्कुल लास्ट डेट तक वेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज कम है। क्योंकि एसएससी चाहती है कि मैं इस पर एक वीडियो बाद में बनाऊंगा कि गवर्नमेंट अभी कुछ और अलग तरीके से प्लान भी कर रही है कि कैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज को रिड्यूस किया जाए गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इस बात को आप माइंड में रखते हुए कि एक तरह से गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है कि बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर में वही आए जिसकी रियल मायने में आवश्यकता है, जरूरत है। कोई भी ऐसा पोस्ट जो कि जो पिछले कई सालों से वैकेंट है या फिर जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसे रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ध्यान रखते हुए कि नंबर ऑफ डेज को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें। ओके, एक और खास बात कि इस बार एक नई चीज ऐड की गई है जो पहले नहीं थी। वो ये कि फॉर्म करेक्शन, पहले फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता था। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म, क्योंकि 4 तारीख तक भरना है, उसके बाद एक दिन आप 5th को जो है मान लीजिए चालान आप जो भी है पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे ऑन 6th of August आपको एक दिन दिया गया है करेक्शन के लिए। अगर आपका कोई भी फॉर्म भरते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो गया, फादर नेम, मदर नेम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, एनीथिंग अगर कुछ हो गया है ऐसा, तो आप वहां चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बदलाव की मैं बात कर रहा हूं कि इस चेंज के लिए पहले आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता था। इस बार अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चेंज कर रहे हैं 6th को, तो उसके लिए आपको 200 रुपीज देने पड़ेंगे। और अगर आप सेम डे, उसी दिन अगर दूसरी बार फॉर्म में फिर से कोई करेक्शन कर रहे हैं, तो आपको 500 उस करेक्शन के लिए पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म भरते वक्त बहुत सतर्कता और बहुत सावधानी से भरें, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसा ना पे करना पड़े। और ये मैं बता दूं, ध्यान रहे कि जो कैंडिडेट फीस एग्जेम्प्टेड होते हैं, यानी कि जो भी SC ST कैंडिडेट है या गर्ल्स कैंडिडेट, वुमेन्स कैंडिडेट जो भी हैं, जो फीस एग्जेम्प्टेड होती हैं, उन्हें भी इस करेक्शन के लिए फीस देना पड़ेगा। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए, उन्हें भी इस करेक्शन के लिए फी देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज एसएससी ने किया है कि वो मानती है कि कैंडिडेट अगर सतर्क नहीं है, तो अगर फॉर्म भरते वक्त सतर्क नहीं है, तो भाई आप कैसे जॉब करेंगे। तो इसलिए आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप बहुत सतर्कता से फॉर्म भरें। तो इसका ख्याल रखें फॉर्म भरते वक्त, जो आपके लिए बेहतर होगा। एक और बात, जो पैरा 14.4 में मेंशन भी है और भी एक पैरा में मेंशन है, वो है नॉर्मलाइजेशन। 18.2 में भी मेंशन है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो एसएससी इस बार एक तरीके से डिटेल तरीके से उन्होंने अपने फॉर्म में नोटिफाइड किया है। हालांकि इसके पहले भी 2017 में एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन रूल को फॉलो किया था।
नॉर्मलाइजेशन पहले होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो भी जो कैंडिडेट हैं वो जो ऑलरेडी CGL या CHSL वगैरह एग्जाम देते रहे हैं या दे रहे हैं उन्हें इसके बारे में, इस रूल के बारे में पता होगा। लेकिन क्योंकि इस GST एग्जाम में पहले नॉर्मलाइजेशन को ऐड नहीं किया गया था, इस बार उसे ऐड किया गया था। हालांकि SSC ने, मैंने जैसा कि आपको कहा कि 2017 में इसे यूज किया है। मैं आपको बताऊं ये क्या है कि सपोज करिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या अधिक होती है तो SSC को एक बार में सभी सेंटर्स नहीं मिल पाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वो एग्जाम को डिफरेंट शिफ्ट में ऑर्गेनाइज करती है या कभी कभी डिफरेंट डेज में ऑर्गेनाइज करती है। तो सपोज करिए कि किसी एक कैंडिडेट को, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि 10th ऑफ अक्टूबर को मान लीजिए एग्जाम होता है। 10th ऑफ अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में एक बैच ने एग्जाम दिया, उसी के सेकेंड हाफ में किसी दूसरे बैच ने एग्जाम दिया। हो सकता है कि जो फर्स्ट हाफ वाले हैं उनका पेपर थोड़ा सा इजी हुआ और नंबर ऑफ स्कोर जो है सब लोगों के काफी बेहतर रहे। सपोज करिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर जो है 80% के अराउंड हो गए। जस्ट एक एग्जांपल है। और सेकेंड हाफ का पेपर थोड़ा सा टफ हो गया और मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर 70% के अराउंड रह गए। तो ये तो सेकेंड शिफ्ट में जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनके साथ धोखा होगा, तो ये पार्शियलिटी होगी। तो इस पार्शियलिटी और इसे कम करने के लिए, दोनों में बैलेंस करने के लिए SSC एक फॉर्मूला यूज करती है, जो आप फॉर्मूला उसमें दिया गया है 2019 में। ये नोटिफिकेशन में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि इन सिंपल कि उसका एक एवरेज निकाल करके और फर्स्ट पेपर वालों का एवरेज निकाल करके एक इक्वलाइज किया जाता है और फिर से लिस्ट जारी होती है कि सबका नंबर नॉर्मलाइज किया जाएगा कि एक ही बेसिस पर उनका नंबर रैंकिंग सिस्टम में वो कहां स्टैंड करते हैं। तो यानी कि उस पार्शियलिटी को कम करने के लिए आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए हो नॉर्मलाइजेशन क्या है। यानी कि किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम या किसी भी दिन अगर एग्जाम का पेपर इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर डेज, तो दोनों नंबर को मिलाकर के एक एवरेज निकाला जाता है एक फॉर्मूला के तहत, ताकि दोनों नंबर इम्बैलेंस हो जाए। 2017 में भी सेम चीजें हुई थी कि सेकेंड शिफ्ट के पेपर वालों का पेपर थोड़ा सा टफ हो गया था, फर्स्ट वालों का थोड़ा सा इजी रहा था। तो और उसमें कुछ गलतियां भी थी, हालांकि कुछ बहुत क्लेम हुआ था, 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो SSC ने गलत सेट कर दिया था, ऑप्शंस गलत थे, बाद में उसे क्लेम किया गया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए SSC ने फिर से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया था और उस मार्क्स को जो है सेटल डाउन किया था और फिर से जो है नंबर रिलीज किया था। तो 2017 में ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन क्योंकि उस समय फॉर्म में, नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन रूल को नोटिफाइड नहीं किया गया था, इस बार आपको ये नोटिफाइड किया गया है कि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है और हो सकता है तो नॉर्मलाइजेशन का रूल उस पर अप्लाई होगा। तो आपको मेंटली इस खास बात से भी प्रिपेयर रहना है, इस पॉइंट से भी सतर्क रहना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार अधिक होने वाले हैं। ये बिल्कुल आप तय रखिएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से जो लगातार रिकॉर्ड आ रहा है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार SSC GST के एग्जाम में बढ़ रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो आप उसके लिए भी तैयार रहें कि कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार रहें और जितना आपका संघर्ष होगा, जितना बेहतर संघर्ष होगा, वो उतना जल्दी जो है सिलेक्शन के लिए तैयार हो पाएंगे। ओके, एक और खास बात, उन कैंडिडेट्स के लिए जो हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से चूक जाते थे, जिन्हें लगता है कि मैं मतलब कट ऑफ तो क्रॉस करता हूं और मेरिट में बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता हूं, संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। ऐसे कैंडिडेट जो कि फील करते हैं कि वो फिजिकली फिट हैं, वो कैंडिडेट अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक सेक्शन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जो पहले भी था और पिछले साल जस्ट उसे एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर विड्रॉ कर लिया गया था उसको, उस वैकेंसी को। इस बार वो फिर से ऐड होगी जहां तक मुझे यकीन है। तो उसके लिए दोस्तों आप जो भी साथी हैं, अगर अपने फिजिकल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, रनिंग और हाई जंप, लॉन्ग जंप जैसी चीज़ें, अगर वो अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है उसे कंटिन्यू रखते हैं तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जनरल तौर पर BRO का कट ऑफ
अदर जितने भी जो वैकेंसीज होती है, ऑप्शंस जो होते हैं उसके कंपैरिजन में कम जाता है। तो अगर आप पहले से तैयार हैं, तो अगर आपका मार्क्स थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो भी आप उसमें सिलेक्शन के लिए दावेदार होंगे। तो वो अभी से इसके बारे में तैयार हो सकते हैं। ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट है, थोड़ा सा कम मार्क्स लाके, लेकिन आपको कट ऑफ फिर भी क्रॉस करना है। जो जनरल कट ऑफ है उसके क्रॉस करना ही है। उसके बाद सबसे लोएस्ट होगा उसका कट ऑफ, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ ही क्रॉस नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, तो आप इसके लिए तैयार हो जाए। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आई हो। एक और खास बात जो कि इस बार हल्का सा बदलाव है कि पहले जो क्लोजिंग डेट होती थी या फिर क्लोजिंग डेट और फॉर्म फिलिंग डेट जो है सेम रखा जाता था। मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बात को, आप कंफ्यूज ना हो। इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो क्लोजिंग डेट है वो है 4 अगस्त 2022, लेकिन एज क्राइटेरिया का जो डेट है वो है 1 जनवरी 2022। यानी कि अगर आप 1/1/2022 जो है आपका वो क्लोजिंग डेट होगा, यानी कि एज क्लोजिंग डेट, ठीक है। यानी कि 30 साल, अगर फॉर द जनरल कैंडिडेट में बात कर रहा हूं, अगर आपकी एज 30 साल अगर 1/1/2022 के पहले अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इसके लिए जो है योग्य माने जाएंगे। तो इन दोनों डेट में फर्क है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डेट और एज लिमिट का डेट दोनों सेम हुआ करता था। इस बार इसमें बदलाव है, तो कैंडिडेट इससे कंफ्यूज ना हो, ये ध्यान रहे। एज लिमिट डेट 1 जनवरी 2022 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट 4 अगस्त 2022, तो ये ध्यान रखें। एक और छोटा सा माइन्यूट चेंज जो उन्होंने किया है एसएससी ने, कि पहले आपको याद होगा कि फोटोग्राफ्स जब भी होते थे कहा जाता था कि फोटोग्राफ्स जो है मिनिमम 6 मंथ से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। एसएससी ने इसमें बदलाव करते हुए इस बार कहा है कि वो कम से कम मात्र 3 महीने पुराने ही हो सकते हैं। तो एसएससी ये छोटे छोटे माइन्यूट चेंज कर रही है अपने, हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि आजकल लोग जल्दी जल्दी अपना रूप बदलते हैं, शायद इसलिए भी। खैर, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई हो। चलते चलते मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट काइंड ऑफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट इस बार साल 2020 में जिनका सिलेक्शन हुआ, 2020 के बैच से जिनका सिलेक्शन हुआ है, काफी कैंडिडेट मुझसे जुड़े रहे और उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया मैं चाहूंगा कि आपके YouTube चैनल पर आऊं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो आप में से अगर कोई भी कैंडिडेट आना चाहता है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है विद अदर कैंडिडेट्स, ताकि उन्हें एक मार्गदर्शन मिल सके, उन्हें मतलब आपके तरफ से जरा से भी थोड़ी सहायता हो सके, तो वेलकम है आपका। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें और हम लोग बातचीत करेंगे। और जो भी कैंडिडेट मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी जो अदर वीडियोस है वो पहुंच पाए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वायरीज इसके बाद भी है, कोई सवाल है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं बिल्कुल जो है उसका रिप्लाई दूंगा। तो मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें और बिल्कुल जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।